जय हिंद दोस्तों। हम लोग हाई स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। कुछ ही समय में हम लोगों की परीक्षा होने वाली है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जिसे आज हम लोग पूरा कराएंगे। 6 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आप लोग इसे देख करके अवश्य जाएं। सवाल हमारे सामने लिखा है, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? चलिए भाई, तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। 2 अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है, तो माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर हो जाएगा y। तो संख्या आपकी हो जाएगी 10x प्लस y। फिर कह रहा है अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो एक अंक x है, दूसरा अंक y है। अंकों का अंतर कितना है? 2 है। फिर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, उस अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। तो 2 अंकों की संख्या, तो 10x प्लस वाई, अंकों को पलटेंगे तो x के स्थान पर y के स्थान पर x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x का योग पूछ रहा है। उलटने पर बनी का योग, तो योग माने प्लस हो गया, बराबर कितना है? 66। 10x 1x 11x हो जाएगा, 10y और 1y 11y बराबर आ जाएगा 66। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11 से भाग कर दें 6। इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लें, तो विलोपन विधि का इस्तेमाल कर दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 और x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, 2x 6 2 8, तो x बराबर आ जाएगा 8/2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 4। फिर x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 से या 2 में ही रख दें। 2 से x प्लस वाई बराबर कितना है? 6। x का मान 4 धन y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 4 जाएगा 2। तो संख्या आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई, यही तो है। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 4 और y का मान आया 2, तो 10 चौक 40 और 2 42। पूछ रहा है ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो ऐसी संख्याएं 2 हो सकता है, 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। अगर हम ये y माइनस एक्स कर देते तब ये संख्या हमारी आ जाती 24। तो पूछ रहा था कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो ऐसी संख्याएं 2 हैं, एक 42 हो सकता है और दूसरा 24 हो सकता है। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी का अथवा एक क्वेश्चन है। तीसरा ये भी 6 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अथवा में रहेगा। चाहे आप इसके पहले वाला क्वेश्चन करें और चाहे आयु से संबंधित भी सवाल आप लोग देख लीजिएगा। धारा वाला जो संबंधित सवाल होता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? तो मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु ये हो जाएगा y वर्ष। ध्यान देंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पहले, तो जब 5 वर्ष पहले आयु निकाला जाता है तो वो आयु कम हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगा y - 5। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो नूरी की आयु कितनी थी? नूरी की आयु है x - 5, सोनू की आयु कितनी है? y - 5। y - 5 का कितना गुना? 3। तो x - 5 बराबर 3y और 3 पचे 15, x - 3y ये हो जाएगा -15 और +5, तो इन्हें आ जाएगा x - 3y बराबर -10। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। फिर करा 10 वर्ष पश्चात दोगुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पश्चात, ध्यान देंगे 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y + 10 वर्ष मान लें, कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो x + 10 ये हो जाएगा सोनू की आयु का 10 गुना। x + 10 बराबर 2y और 10 दूना 20, x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। x का गुणांक बराबर है, दोनों प्लस में है, घटा देंगे कैंसिल हो जाएगा। देख लें इसे एक बार। समीकरण 1 व 2 से क्या है? x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। घटाने के लिए चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस में था, यहाँ प्लस में था, तो हो जाएगा क्या? माइनस। यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था माइनस। +x और -x कैंसिल, -3y और +2y अब हो जाएगा, तो बचेगा -y और -10 -20, तो y बराबर आ जाएगा 20। y कितना आ जाएगा? 20। y का मान उठाकर रख दो समीकरण 1 में, तो क्या है? x - 3y बराबर -10, 3y का मान 20 बराबर -10, तो 20 3 60, -60 है उधर जाएगा, +60 और -10, x बराबर आ जाएगा 50। तो x किसका माने थे? नूरी। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। और सोनू की आयु y माना गया था ना, y कितना आया? 20 वर्ष। अब इसको थोड़ा सेटिस्फाइड करके देख लो, क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक बार इसको थोड़ा देखा जाए। क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले अगर नूरी की आयु देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 15, 3 गुनी 15 × 45 बैठ रहा है ना। और 10 वर्ष बाद तो 50 10 60 हो जाएगा, सोनू की आयु 20 10 30 दोगुना हो जाएगा, 30 और 60 का दोगुना का वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आप देख लें, 1 मिनट।
ये देख लीजिए एक सवाल, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। करा एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की स्थिर पानी में चाल, तो माना नाव की स्थिर पानी में चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब वो धारा 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल ये हो जाएगा क्या, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ये हो जाएगा x - y, यानी कि धारा के चाल में नाव की चाल जब अनुकूल रहेगा तो जुड़ जाएगी और प्रतिकूल रहेगा तो घट जाएगी। अब वो धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 10 घंटे में 30 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल कितना जा रहा है 44 किलोमीटर, और 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है 10 घंटे में। तो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल कितना 44। तो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा, वो 10 घंटे में प्रतिकूल जा रहा है 30 किलोमीटर और अनुकूल जा रहा है, तो दूरी हो गया 30 किलोमीटर, दूरी हो गया 30 किलोमीटर, और प्रतिकूल वाला चाल कितना है x - y। प्रतिकूल वाला चाल कितना है, तो ये हो जाएगा, समय हो जाएगा 30/x - y प्लस अनुकूल जा रहा है दूरी 44 और चाल कितनी हो जाएगी अनुकूल वाली x + y बराबर 10 घंटा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो कोई बात नहीं। दोबारा करा 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल, तो प्रतिकूल समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 40 किलोमीटर 40, और प्रतिकूल है ना ये x - y, और 55 किलोमीटर यानी 55/x + y बराबर हो जाएगा 13 घंटे। इक्वेशन नंबर हो जाएगा क्या सेकंड। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लें। अब चाहे आप इस तरह से हल कर लें या x - y बराबर मान लो क्या 1/x - y बराबर p और 1/x + y बराबर q। p और q में समीकरण बना लो, p और q का मान निकाल लो, उसके बाद 1/x - y की जगह पर p और 1/x + y की जगह पर q रख करके हल कर लेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कहो तो करवा दें। 1144 11×5 55। अब इसमें बराबर करना पड़ेगा किसी एक को, चाहे आप इसको बराबर करें तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, या इसको बराबर करें तो इसको 4 से इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और या आप क्या करें 1/x - y बराबर क्या मान लें p और 1/x + y बराबर क्या मान लें q। तो ये आ जाएगा 30p धन 44q बराबर 10। चाहो तो 2 से भाग कर दो, और ये हो जाएगा 40p धन 55q बराबर 13। अब इसको 4 से गुणा कर दो तो 4 तेई 12 120p और 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17q
बराबर 10 चौक 40, इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 165 और 13 तियाँ 39। इसको हल करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये आपका कैंसिल और 176 में से 165 जाएगा, बचेगा कितना 11, 11 क्यू बराबर 1, तो क्यू बराबर आ जाएगा 1/11। अब क्यू का मान उठा करके रख देते हैं, तो 30p धन 44, क्यू का मान कितना है 1/11 बराबर 10, 11 चौक 44, 30p बराबर 10 माइनस 4, तो 30p बराबर आ गया 10 में से 4 जाएगा 6, तो p बराबर आ जाएगा 6/30 और 6/30 मतलब 1/5। अब ध्यान देंगे, हाँ देखिए हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई बराबर p माना था ना, तो 1/x माइनस वाई, p का मान कितना आया 1/5, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5। और हमने माना था क्या 1/x प्लस वाई बराबर q माना था, q का मतलब 1/11, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3rd और ये हो जाएगा 4th, दोनों को उठाकर जोड़ दो, तो x माइनस वाई बराबर कितना 5 और x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11, जोड़ेंगे कैंसिल, 2x 11 5 16, x बराबर आ जाएगा 8, 8 क्या नाव की चाल, और रख दो यहाँ समीकरण 4 में रख दो चाहे 3 में रख दो, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 11 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 11, x की वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी नाव की चाल 8 और पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से सवाल आप लोग नाव और पानी वाला देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण में भी ऐसे सवाल बनते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। अवनमन कोण कब बनेगा जब नजर हमारी झुकेगी, और उन्नयन कोण कब बनेगा जब सर हमारा उठेगा, है ना। तो बहुमंजिल भवन है, माने कई, ये बहुमंजिल भवन बड़ा सा भवन हो गया, इसमें कई मंजिलें हैं, है ना, कई मंजिल 2-3 मंजिल मान लो है। ये भी बहुमंजिल क्या है भवन है, या ऐसे जमीन पर खड़ा हुआ है। ये बहुमंजिल भवन कहाँ खड़ा है, जमीन पर। और उसके बाद इसके शिखर से जब देखा जाता है 8 मीटर ऊंचे भवन को देखा जाता है, 8 मीटर ऊंचे भवन को देखा जाता है, तो 8 मीटर ऊंचे भवन को देखा जाएगा। एक भवन आपका दूसरा है, ये आपका बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन, और ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। अब इसको क्या किसको देखा गया, शिखर को देखा गया, इस बहुमंजिल भवन के शिखर से, और इसके शिखर को देखा गया, तो अवनमन कोण कितना बना 30 अंश, और इसके तल को जब देखा गया तो अवनमन कोण कितना बनेगा 45 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश, है ना। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई मान लीजिए आप क्या है h मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी ये आपको x, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो यहां से एक हम ऐसे क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे ABCDE, ये भी हो जाएगा आपका 8, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी क्या h माइनस 8। चलिए, तो एक हमारा माना
बहुमंजिल, ऐसे भाषा लिख देंगे, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी नहीं ए बी डी, डी बन रहा है ना, ए बी डी में क्या है, tan 45, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। भाई लंब और आधार के बीच हमको संबंध देखना है, तो लंब आपका हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। tan 45 अंश का मान 1, ए बी का मान h और बी डी का मान x, तो h बराबर x। अब हम समकोण त्रिभुज ए ई सी ले लेंगे, ये ई सी, यहाँ tan 30 अंश, लंब हो जाएगा h माइनस 8, या आप कह दें लंब आप ए और आधार आपका सी। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ए का मान h माइनस 8 और एच का मान x है, तो x बराबर है हो जाएगा h माइनस 8 √3, या आप ऐसे लिख दें h माइनस 8 √3 बराबर x, गुणा कर दो h√3 माइनस 8√3 और x का मान h√3 माइनस h बराबर 8√3। h क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 8√3, तो h बराबर आ जाएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1। अब हम बात करेंगे हर का, यहाँ परिमेयकरण कर दें, हर का हम लोग कर देंगे परिमेयकरण, 8√3 बटा √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका h 8√3, √3 प्लस 1, √3 का यहाँ दो वर्गों का अंतर लगा दो, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 8√3, √3 प्लस 1 बटे 2, 2 चौक आपका हो जाएगा 8, 2 चौक हो जाएगा 4√3 और √3 प्लस 1 मीटर, और यही x की वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो √3 से अंदर गुणा कर दो, √3 से गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 4, √3 का √3 से गुणा करेंगे 3 धन √3, दशमलव में चाहो तो रख दो 3, √3 का मान 1.732, तो 3 और 1 4, 4.732, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 4 सत्ते 28 और 1 29 और 4 चौक 16 और 2 18, यही आपकी क्या हो जाए, h और x बराबर तो थे, तो यही आपका क्या हो जाएगा भवन की ऊंचाई बहुमंजिल, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा दोनों भवनों के बीच की दूरी। एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये भी ऊंचाई दूरी का एक सवाल है। ऊंचाई दूरी के 2 सवाल लगभग पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी है। सेम टाइप का सवाल है, केवल चित्र में थोड़ा डिफरेंसेस रहेगा। एक आपका क्या है, भवन है, ये आपका भवन हो गया,
ये आपका हो जाएगा भवन हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा भवन, है ना। और भवन के ऊपर क्या लग जाएगा, एक झंडा लग जाएगा। अभी लगाते हैं झंडा। और ये आपका हो जाएगा जमीन, हाँ। अब ये आपका भवन हो गया, यहाँ तक आपका भवन है। ये ए बी आपका हो जाएगा भवन, ए बी, और इसके ऊपर लग जाएगा एक झंडा, है ना। ये भवन हो गया, भवन के ऊपर हो गया झंडा। फिर कह रहा है यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है जमीन पर। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, और 10 मीटर ऊंचा भवन है। और इसकी यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण देखा जाए तो ये कोण आपका 45 अंश है ना। ध्वजदंड की लंबाई, तो ध्वजदंड की लंबाई आप मान ले h मीटर, और ये दूरी मान लेंगे, ये दूरी मान लेंगे x मीटर। बिल्कुल वही सेम सवाल है ना। ए बी, इसको मान लेते हैं C। एक बार C, हाँ एक बार ले लें हम ए बी पी, माना ध्वजदंड की लंबाई h बराबर, लंबाई h मीटर, और भवन से बिंदु P की दूरी बराबर हो जाएगा x मीटर। तो हम देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज CBP में CBP tan 45 बराबर लंब हो जाएगा आपका क्या, CB या BC, और आधार आपका हो जाएगा BP। tan 45 अंश का मान 1, इसका मान हो जाएगा h प्लस कितना था, 10 था ना, h प्लस 10, और आधार हो जाएगा x, तो x बराबर आ जाएगा h प्लस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम ले लेंगे ABP, त्रिभुज ABP में tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BP। tan 30 अंश का मान 1/√3, AB का मान हो जाएगा 10 और इसका मान x, तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ये तो निकल आया 10√3, चाहो तो √3 का मान 1.732 दे रखा है, 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। कौन, ये बिंदु P की भवन से दूरी। अच्छा, इसकी h की वैल्यू निकालना हो तो हम समीकरण 1 से h प्लस 10 बराबर x है, h प्लस 10 और x का मान है 17.32, तो h बराबर आ जाएगा 17.32 माइनस 10, ये आ जाएगा 7.32 मीटर। ये आ जाएगी ध्वजदंड की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन करा एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, शंख उल्टा, उल्टे शंख के आकार का है। उल्टा शंख का आकार जो आपका बनेगा उल्टे शंख के आकार का है। ये आपका शंख सीधा हो गया, ये क्या बन गया, शंख सीधा बन गया, है ना। अब शंख उल्टा हो जाएगा, मतलब ये है ना, ये शंख उल्टे आकार का बन गया। ये शंख बन गया। हाँ चलिए, एक शंख बन गया जो उल्टे शंख के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये शंख हो गया, इसकी ऊंचाई ये 8 सेंटीमीटर हो गई ऊंचाई। इसके ऊपर जो खुला है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इसके बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितना इसका आयतन था, इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया, तो पानी उतने निकलेगा जितना गोलियां डाली जाएंगी। तो हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, तो हमने एक बर्तन बना लिया, एक उल्टे शंख के आकार का होगा जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई, और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या आपकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यह ऊपर तक पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, लबालब पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला गया है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो मान लीजिए कि माना n गोलियां डाली जाती हैं, माना बर्तन में n गोलियां डाली जाती हैं, बर्तन में माना बर्तन में n गोलियां डाली जाती हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे निकले हुए पानी का आयतन, सॉरी निकले हुए पानी का आयतन। तो निकला हुआ पानी क्या है, n गोलियों का आयतन, गोला है 4/3 πr³, और कितने निकल रहे हैं 1/4, जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पानी निकल जाता है, माने 1/4 गुणे शंख का आयतन। शंख का आकार तो बर्तन था, शंख का आयतन, तो n गुणे 4/3 पाई, यहाँ r की वैल्यू दी हुई है, इसकी त्रिज्या कितनी है गोली की 0.5 का क्यूब हो जाएगा बराबर 1/4, और शंख का आयतन 1/3, और इसकी त्रिज्या कितनी है 5, और ऊंचाई कितनी है 8। तो हम बात करेंगे पाई से पाई कैंसिल, पाई 1/3 πr², पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, n की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8 बटा हो जाएगा 4,
और 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 हम देख पा रहे हैं n 1/4 चौक 16 हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 1000 और ये फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी 200 और 8 एकन्ना 8 दूनी 16, 200 को 2 से भाग करेंगे यानी 100 गोलियां डाली जा रही हैं। कितनी गोलियां? 100 गोलियां डाली जाएंगी तो क्या होगा, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। करा एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है, गोलाकार बर्तन है, उसके ऊपर बेलन के आकार की गर्दन जैसे कोई सुराही बनती है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन 345 घन सेंटीमीटर होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर ले आप लोग, ये होगा घन सेंटीमीटर। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन पाई बराबर 3.4 लिया गया है। तो ध्यान देंगे नीचे एक सुराही थी, सुराही का गर्दन ये था और उसके बाद ये था गोलाकार, है ना, और इससे उसके ऊपर जो गर्दन है उसकी लंबाई 8 है, इसकी लंबाई कितनी है 8, और व्यास जो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास, गोले का जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इस सुराही का आयतन यानी इस बर्तन का आयतन, इस बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार का हो जाएगा 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, और बेलनाकार का क्या होगा पाई, इसको मान लो स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई ले लेंगे क्या कॉमन, 4/3 पाई, पाई बाहर हो गया, आर क्यूब है तो व्यास कितना 8.5, त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 का क्यूब, यहाँ भी पाई चला गया बाहर, और इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, व्यास 2 है तो त्रिज्या हो जाएगी 1 और ऊंचाई हो जाएगा 8। अब इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 4/3, ध्यान देंगे ये आ जाएगा 4.25 का क्यूब और ये आ जाएगा 8। इसको हम क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहो तो 4 भी कॉमन ले लो और उसके बाद 3 से भाग कर देंगे, पाई का मान 3.4 रख देंगे और देख लेंगे कि क्या 345 आ रहा है। अगर 345 आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, अगर 345 नहीं आ रहा है तो उत्तर गलत है। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की परीक्षा अच्छी होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, आपका पेपर अच्छा हो, भविष्य आपका उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।